हिस्ट्री सिर्फ ग्लोरी के बारे में नहीं होती, ये हमारे पास्ट के डार्कनेस का सामना करने के बारे में भी होती है। ऐसा ही एक चैप्टर है शुद्धिकरण प्रथा, एक सो कॉल्ड प्यूरिफिकेशन रिचुअल जिसने इंडिया में लोअर कास्ट की वीमेन को टारगेट किया। स्पिरिचुअल होने से बहुत दूर ये प्रैक्टिस ऑपरेशन का एक टूल थी जो नई नई शादीशुदा वीमेन को ट्रेडिशन की एड में अपमानजनक ऑर्डियल्स में धकेल देती थी। डोमिनेंट कास्ट द्वारा इन्फोर्स की गई, इसने वीमेन से डिग्निटी और ऑटोनॉमी छीन ली। उनके शरीर का इस्तेमाल सोशल हायरार्की को रीइंफोर्स करने के लिए किया। इस कस्टम को समझना ये देखना है कि कैसे पावर ट्रेडिशन को कंट्रोल के वेपन में बदल सकती है। बहुत सी वीमेन के लिए शादी का जश्न खुशी का मौका नहीं था, बल्कि डर और चिंता की शुरुआत थी। उनके लिए शादी का मतलब था एक ऐसे सफर पर निकलना जिसमें उनकी मर्जी और भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। अपने हस्बैंड के साथ जुड़ने के बजाय एक ब्राइड को 3 रातों के लिए एक ब्राह्मण प्रीस्ट के घर भेजा जाता था, अकेले, आइसोलेटेड और वल्नरेबल। इस दौरान उसे अपने परिवार और नए जीवन साथी से दूर रखा जाता था, जिससे उसका डर और बढ़ जाता था। ये कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां उसे चुपचाप सब सहना पड़ता था। ये एक फोर्स्ड रिचुअल था जिसे प्यूरिफिकेशन के नाम पर जस्टिफाई किया गया था, लेकिन असल में ये एक सैंक्शन्ड एक्सप्लॉयटेशन था जिसमें उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता था। इस प्रक्रिया में जो ट्रॉमा होता था वो बहुत गहरा था, ऐसा दर्द जो अक्सर पूरी जिंदगी उसके साथ रहता था और उसकी आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाता था। इस ऑर्डियल और एक फाइनल सेरेमनी के बाद ही उसे अपने हस्बैंड के साथ जुड़ने की परमिशन थी। उसकी सफरिंग को ट्रेडिशन और समाज की इज्जत के नाम पर छुपा दिया जाता था, जिससे उसकी आवाज कभी बाहर नहीं आ पाती थी। ये प्रैक्टिस एक क्रूर रिमाइंडर थी कि लोअर कास्ट वीमेन के शरीर और लाइफ को पावर में बैठे लोग कंट्रोल करते थे और उनकी आजादी हमेशा खतरे में रहती थी। ये पूरी कम्युनिटीज को अधीन और डरा हुआ रखने का एक कैलकुलेटेड एक्ट था, जिससे डर और चुप्पी की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। शुद्धिकरण प्रथा ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और समाज में गहरी असमानता की नींव रखी। वीमेन को इम्प्योर ब्रांड किया, जिससे उन्हें समाज के मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया और उनके सबजुगेशन को रीइंफोर्स किया। उन्हें सबसे कठिन और अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसने पब्लिकली फैमिलीज को ह्यूमिलिएट किया, जिससे उनकी सामाजिक पहचान पर गहरा असर पड़ा। उनकी स्पिरिट को तोड़ दिया और उन्हें अपनी ही कम्युनिटी में अजनबी बना दिया और कास्ट्स के बीच डिवाइड को गहरा कर दिया। यह डिवाइड पीढ़ियों तक चलता रहा। वीमेन को ऑब्जेक्ट्स तक रिड्यूस कर दिया गया। उनकी इच्छाओं और जरूरतों को महत्व नहीं दिया गया। उनके ट्रॉमा को इग्नोर किया गया और उनकी पीड़ा को समाज ने अनदेखा किया। उनकी आवाजों को साइलेंस कर दिया गया। वे अपनी बात कहने से डरती थीं। हस्बैंड और फैमिलीज पावरलेस थे। वे भी इस अन्याय के सामने मजबूर थे। इस वायलेशन को एक्सेप्ट करने या गंभीर कंसिक्वेंसेस का सामना करने के लिए फोर्सड थे, जिससे डर का माहौल बना रहा। इस प्रैक्टिस ने कम्युनिटी रिलेशंस को पॉइजन कर दिया और लोगों के बीच भरोसा खत्म कर दिया, जिससे डर और गुस्से का माहौल बन गया और समाज में तनाव बढ़ता गया। किसी भी रेसिस्टेंस का सामना वायलेंस या ऑस्ट्रेसिज्म से किया जाता था, जिससे लोग चुप रहने पर मजबूर हो गए, जिससे ऑपरेशन का साइकिल जारी रहा और बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये डिग्निटी को कुचलने और सोशल प्रोग्रेस को रोकने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम था, जिसने समाज को लंबे समय तक बांध कर रखा। ब्रिटिश रूल के दौरान नए लॉज और रेगुलेशंस ने भारतीय समाज की गहराई से जड़ें जमा चुकी परंपराओं को चुनौती देना शुरू किया। धीरे धीरे शुद्धिकरण जैसी प्रथाओं के खिलाफ ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ने लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिसेज समाज के कुछ हिस्सों के लिए दर्दनाक और अपमानजनक थी। इन प्रथाओं की क्रूरता देखकर ब्रिटिश अधिकारी हैरान रह गए और उन्हें लगा कि बदलाव जरूरी है। 1819 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन प्रथाओं को बैन करने के लिए कदम उठाया, जिससे समाज में हलचल मच गई। इन प्रथाओं को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया गया, जिससे उनका कानूनी रूप से अंत हो सका। पहली बार पीड़ितों को न्याय पाने का अधिकार मिला और वे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते थे।
अब प्रीस्ट्स और इन प्रथाओं को बढ़ावा देने वालों पर कानूनी कार्रवाई संभव हो गई थी। कानून ने पहली बार परंपरा की ताकत को चुनौती दी और न्याय की ओर समाज को मोड़ दिया। सख्त कानूनी परिणामों के चलते इन हानिकारक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकी और समाज में बदलाव आया। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों के इरादे हमेशा साफ नहीं थे। उनके फैसलों के पीछे कई बार राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे, लेकिन इन बदलावों ने समुदायों को अपनी गरिमा वापस पाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी। शुद्धिकरण प्रथा का अंत भारतीय समाज के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया कि चाहे कोई रिवाज कितना भी पुराना या मजबूत क्यों न हो, उसे बदला जा सकता है। ये कदम भारतीय समाज में इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ की दिशा में एक बेहद अहम शुरुआत थी। शुद्धिकरण प्रथा को अबॉलिश करने से अनगिनत वीमेन और फैमिलीज को डिग्निटी वापस मिली। वीमेन फाइनली रिचुअलाइज्ड अब्यूज के डर के बिना मैरिड लाइफ शुरू कर सकती थी। बैन ने ऑप्रेसिव कास्ट अथॉरिटीज की पकड़ को कमजोर किया और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एनकरेज किया। इसने ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स को इंस्पायर किया। सती और चाइल्ड मैरिज जैसे दूसरे इनजस्टिसेस के खिलाफ मूवमेंट्स को फ्यूएल किया। फैमिलीज को ऑनर वापस मिला और कम्युनिटीज हील होने लगी। इस चेंज के रिपल इफेक्ट ने एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए रास्ता साफ किया। इसने प्रूव किया कि अनजस्ट ट्रेडिशंस को चैलेंज करने से लाइफ्स बदल सकती है। शुद्धिकरण प्रथा की स्टोरी एक स्टार्क लेसन है। सभी ट्रेडिशंस रेवरेंस के लायक नहीं होते। इसका एबोलिशन क्रुएल्टी को एंड करने और डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए लॉ और रिफॉर्म की पावर दिखाता है। प्रोग्रेस उन कस्टम्स पर सवाल उठाने की डिमांड करती है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ाई जारी है। हमें रिफॉर्मर्स को सपोर्ट करने और वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करने की याद दिलाती है। इन डार्क चैप्टर्स को याद रखना ये एंश्योर करने में हेल्प करता है कि वे कभी रिपीट न हो। ट्रू ट्रेडिशन ह्यूमन वैल्यूज को अपहोल्ड करता है। हमारा सबसे बड़ा कस्टम सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए।